रूस यूक्रेन बैटल जोन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में ड्रोन से यह हमला बोला है। सेवास्तोपोल में यूक्रेनी हमले के बाद यह अलर्ट है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक का जवाब दिया है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ब्लैक सी में ये जो जबरदस्त हलचल नजर आ रही है, इसका सबब क्या है। ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि 5-6 दिन बाद जंग के मैदान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, 30 अप्रैल की तारीख का जिक्र हो रहा है, क्या होगा इसे लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में ब्लैक सी में, काला सागर में जो लहरों में हलचल नजर आ रही है, वो क्या कहानी कह रही है। ब्लैक सी अटैक से जुड़े कुछ और फैक्ट्स दरअसल हमारे पास आए हैं, आइए जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपने तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे। रूसी फ्लीट पर यहां पर अटैक हुआ है। यह सबसे नया वीडियो जो सामने आया है ब्लैक सी से, वो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ब्लैक सी में रशियन फ्लीट पर बड़ा अटैक हुआ है। हमला ब्लैक सी में सेवास्तोपोल पोर्ट पर हुआ है। सेवास्तोपोल पोर्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस रीजन में। यूक्रेन ने हमले के लिए दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यह बड़ा हमला है। यूक्रेन के ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को टारगेट करने के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मौके पर बड़ा धमाका हुआ और आग के गोले उठते नजर आए हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। सेवास्तोपोल की तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं, ये जानने के लिए रुख करते हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित कुमार झा विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SP सिन्हा साहब, ये तस्वीरें क्या कहानी कहती हुई नजर आ रही हैं। सेवास्तोपोल में ड्रोन के जरिए इतने बड़े हमले का मतलब क्या है? ब्लैक सी की ये हलचल क्या कह रही है? देखिए, आपको ब्लैक सी की जियो स्ट्रेटेजिक महत्व समझने की जरूरत है जी। यूक्रेन की जो स्ट्रेटजी है कि क्रीमिया पे और ब्लैक सी को अपने कंट्रोल में लाए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड का उसको जो एक्सेस है वो मिले। और एक आपको पता ही होगा कि यूक्रेन एक ज़माने में, अभी नहीं, युद्ध के पहले ग्रेन्स का एपी सेंटर था और एक्सपोर्ट करता था ग्रेन्स यूरोप में और कई देशों में। वो तो उसकी क्षमता घट गई है। और दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि ब्लैक सी पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो उसके जहाज सामान लेके जाएंगे कैसे? तो उसको वो और आर्थिक व्यवस्था से वो इससे ये कहा जा रहा है SP सिन्हा सर कि ये उस हमले की शुरुआत है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 30 अप्रैल को यूक्रेन करने वाला है। हाँ, तो ये प्रिलिमिनरी है, फेज 1 है। अभी आगे आगे उसमें गति आएगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये रूस के काबिलियत पे मुझे शक हो रहा है कि यदि ड्रोन्स आके आपके शिप पे अटैक कर रहे हैं, नेवल शिप पे, तो आपकी जो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है जी, वो कहाँ है, वो कहाँ गई? बिल्कुल। और सर एक सवाल ये भी, इस पर भी आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आपको दिखा दें कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक सी में जो नेवल फ्लीट को एक्टिवेट कर दिया गया है, ये अब क्राइमिया पर अटैक की तैयारी भी है। क्रीमिया को लेकर एक और खबर, क्राइमिया पर अटैक से वॉर में सरगर्मी बढ़ गई है। किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है रूस। सेवास्तोपोल पर यूक्रेनी टारगेट से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि सेवास्तोपोल पर जो हमला हुआ है, क्या ये क्राइमिया पर जो अटैक का पूरा प्लान है, धमकी दी थी, क्या उसका ट्रेलर यूक्रेन की तरफ से दिखाया गया? तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अटैक ब्लैक सी के सेवास्तोपोल में मौजूद रूसी फ्लीट पर हुआ है। अब देखते हैं कि सेवास्तोपोल दरअसल ब्लैक सी में है कहां पर और वहां के गवर्नर ने कहा क्या है। तो देखिए, टारगेट पर रूस है
ऐसा माना जा रहा है क्योंकि सेवेस्तोपोल में यह हमला हुआ है। क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है सेवेस्तोपोल, क्रीमिया के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है और यहां रूस का बहुत बड़ा सैन्य बेस है और यहां से रूस ब्लैक सी को दरअसल में कंट्रोल करता है। सेवेस्तोपोल के गवर्नर ने क्या बोला है वो भी जान लीजिए। रूस ने हमले का जवाब दिया है, एक ड्रोन को जवाबी हमले में नष्ट कर दिया, दूसरे ड्रोन में खुद ब खुद ब्लास्ट हुआ है और पूरे शहर में सभी सर्विसेज अलर्ट पर है। और देखिए इसी अटैक को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें। आइए अब ये समझते हैं कि ब्लैक सी में जो कुछ हुआ उसके 5 संभावित संकेत क्या हो सकते हैं, क्या बतला रहा है यह अटैक। ब्लैक सी के 5 संकेत। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो गई है। जो सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने बताया वो अब सटीक होता हुआ सच होता नजर आ रहा है। क्राइमिया को वापस पाने की जो तैयारी है वो साफ नजर आ रही है। ब्लैक सी में रूसी दबदबा तोड़ने का जो अभियान है वो भी छेड़ दिया गया है। रूस को उसी के इलाके में उलझाने की बड़ी कोशिश इस अटैक के जरिए यूक्रेन की। नाटो का मजबूत बैकअप लगातार तैयार है। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये क्राइमिया पर अटैक का ट्रेलर है, क्या शुरुआत हो गई है क्राइमिया पर अटैक की? करुणा, जेलेंस्की ने पिछले 6 महीने में 4 बार ऐसा बोला है कि क्रीमिया को लेके ही वहां रेस्ट करेंगे और अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर जाएंगे तो क्रीमिया हासिल करने के बाद शायद ये उसकी शुरुआत होगी। लेकिन करुणा, एज ए मिलिट्री स्पेशलिस्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर क्रीमिया पर जेलेंस्की को हमला करना है तो उसको जमीन पर एक कोर यानी करीबन 30,000 ट्रुप्स उतारने पड़ेंगे। दूसरी चीज, ऐसे अटैक के लिए आपको एनिमी का जो आर्मर है उससे निपटने के लिए 1:3 रेशो में ज्यादा टैंक्स चाहिए। तो यानी जेलेंस्की को करीबन 400 या 350 के आसपास टैंक्स वहां पर कमिट करने पड़ेंगे। फिलहाल जो नाइपर रिवर है, खेरसोन रीजन है, उसमें जेलेंस्की के पास 30,000 ट्रुप्स और 400 टैंक्स हैं नहीं, तो ये बिल्डअप करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये हौसला आखिर कहां से आ रहा है कर्नल अनुराग शुक्ला, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या नाटो का पूरा बैकअप वाकई तैयार है यूक्रेन के लिए? नाटो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? बिल्कुल, ये तो उन्होंने पहले से इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। दे आर पोकिंग, ये टेस्ट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को। वो इनको एक छुपा हुआ मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में कामयाब रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि G7 को कल रशिया ने धमकी दी थी कि मई 18 को हम रशियन जो ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम रोक लगाएंगे, तो उसको भी एक बार चेक कर रहे हैं कि हम आपको किस तरह से परेशान कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है अनुराग शुक्ला सर, इसका हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन का ड्रोन से विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बम गिराया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई सैनिकों की मौत की खबर है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ताजा वीडियो बता रहा है कि किस तरह से 30 तारीख करीब आती जा रही है और यूक्रेन अपने हमले बढ़ाता जा रहा है। और वॉर जोन में एक्टिव यूक्रेनी MiG-29 काफी नीचे से उड़ान भरता दिखा है। यहां पर MiG-29, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं और ये देखिए MiG-29 को देखिए, ये उड़ान भर रहा है और काफी नीची उसकी उड़ान है। ये देखिए तस्वीरों में। सुमित्रा जी, जिस बात के लेकर के अटकलें हैं या आशंका जताई जा रही है कि 30 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कल ही यूक्रेन की तरफ से एक बयान आया कि शायद उसे वो टाल दे। क्यों? क्योंकि उसके पास, जैसा कि यूके देवनाथ सर ने भी कहा, कि उनके पास ना ही हथियार है ना उतनी फौज तैयार है जो 30 तारीख को इस लेवल पर, मास लेवल पर रूस पर हमला कर सके। निश्चित रूप से इस तरीके से कुछ 30 तारीख को बड़ा ऐसा कंक्लूसिव कुछ हो जाएगा ऐसा तो नहीं दिख रहा है। जो कुछ आप देख रहे हैं कि ब्लैक सी में जो कुछ हुआ है यूक्रेन की तरफ से, या इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि G7 की मीटिंग हुई थी, उसमें फर्दर सैंक्शंस की बात की गई थी कि कुछ और अतिरिक्त सैंक्शंस जो है वो रूस के विरुद्ध लगाया जाएगा। और तब रूस के तरफ से ये कहा गया कि देखिए अभी ये डील खत्म होने वाला है। बाय द वे जो ब्लैक सी ग्रीन डील जो है वो खत्म होने वाला है और उसको फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए क्या रसिया तैयार होगा? रसिया के पास ये एक ऐसा
एक ऐसा हथियार है ब्लैक सी एग्रीमेंट का, जिसके माध्यम से जो एक्सपोर्ट यूक्रेन का जो ग्रेन एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रोक सकता है। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि आज जो भी यूक्रेन के एक ड्रोन अटैक से कितना प्रभाव वो डालेगा ना डालेगा बात की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ब्लैक सी में रशिया का पूरा नियंत्रण है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ब्लैक सी डील की कोई बात ही नहीं थी। यूक्रेन अपने मनमाने तरीके से वहां से दूसरे देशों में ग्रेन भेज सकता था। तो कुल मिला के ये जो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से जो कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हताशा का एक चिन्ह है, जिसे हम इस तरीके से। एक और बड़ी खबर है, पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को दिया है बहुत बड़ा धोखा। दोनों देशों ने अपने बेकार हो चुके फाइटर जेट यूक्रेन को सौंप दिए। यूक्रेन के किसी काम का नहीं है ये फाइटर जेट, जो कि पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को थमा दिए। अब पश्चिमी देशों से नए फाइटर जेट की मांग कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि पता है कि इस कबाड़ को लेकर आगे कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए यूक्रेन को पोलैंड और स्लोवाकिया ने किस तरह से बड़ा धोखा दिया। पूरी डिटेल इस पूरे मामले पर आपके सामने हम रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूक्रेन को जेट के नाम पर कबाड़ सौंप दिया। पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को कबाड़ हो चुके फाइटर जेट सौंप दिए। दोनों देशों ने जो फाइटर जेट दिए हैं वो वहां की सेना से रिजेक्ट हो चुके थे। इन जेट के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल दूसरे विमानों की मरम्मत में होना था। ये सब वो फाइटर जेट थे जिन्हें डिसमेंटल किया जाना था, लेकिन दे दिया गया यूक्रेन को। दोनों देशों ने कुल 8 फाइटर जेट्स अभी तक ऐसे यूक्रेन को दे दिए। ज्यादातर विमान सुरक्षित उड़ान भरने की स्थिति में भी नहीं है। तो देखिए, ये जो जानकारी सामने आई है ये दरअसल बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन के साथ दरअसल नाटो कंट्रीज क्या सुलूक कर रहे हैं। आइए कुछ अहम सवालों पर अब गौर कर लेते हैं। अधर में पड़ता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। क्या पोलैंड और स्लोवाकिया ने कबाड़ जेट देकर यूक्रेन को बड़ा धोखा दिया है? क्या कुछ यूरोपीय देश अब यूक्रेन की मदद में अनमने नजर आ रहे हैं? क्या यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का अपना मेगा प्लान रोकना पड़ेगा? ये बहुत अहम सवाल। क्या यूक्रेन को कमजोर होता देख पुतिन नए सिरे से आक्रामक हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे? ये भी खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है। लेकिन साफ तौर पर सिन्हा साहब ये खबर तो बता रही है कि नाटो कंट्रीज ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन के जवानों की, उनके फाइटर पायलट्स की जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कबाड़ सौंपा जा रहा है और यूक्रेन को उकसाया जा रहा है इस जंग को आगे खींचने के लिए। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, कोई भी जो इक्विपमेंट होता है उसका एक लाइफ होता है। जब वो BR बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर या BLR बियॉन्ड लोकल रिपेयर होता है तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाता है और उसको कैनिबलाइजेशन, जो दूसरे इक्विपमेंट में कुछ स्पेयर्स की कमी है उसको कैनिबलाइज करके उसके स्पेयर्स उसमें लगाया जाता है। अच्छा। तो लेकिन जब ऐसे इक्विपमेंट स्लोवाकिया और वो पोलैंड दे रहे हैं यूक्रेन को, इसके कई माने हैं। पहला, इनका इंटेंशन ये है कि यूक्रेन इतना ना सशक्त हो जाए और जेलेंस्की पागलपन में कहीं रूस को अटैक कर दिया तो हम लोग तो डूबे। पहला चीज ये है। तो ये स्थिति ऐसा ही रखो, आईसीयू में उतना ही ऑक्सीजन दो कि जेलेंस्की जिंदा रहे, लेकिन पहलवान की तरह उठ के आईसीयू से बाहर निकल के पंगा न करे। ये इंटेंट दिखाता है। तो इसका मतलब है षड्यंत्र साफ है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और जो वेस्ट की स्ट्रैटेजी है ब्लीड रशिया टू डेथ, इसी स्ट्रैटेजी पे ये सिलसिला चलता रहेगा। अब देखना है कि रूस इस स्ट्रैटेजी को काउंटर कैसे करते हैं, कितना ऑफेंसिव जाते हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर होवित्जर तोप से यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। जर्मनी से मिले होवित्जर से यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है और ये उसी की ताजा तस्वीर है। और यूके देवनाथ सर, ये तस्वीरें मैं थोड़ा समझना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले जो स्लोवाकिया और पोलैंड का हमने जिक्र किया, उसी तरह से जर्मनी की तरफ से भी जो होवित्जर दिए गए उसके जरिए हमला हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब जाकर युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, कब जाकर इसका अंत होगा? क्योंकि जो मदद दी जा रही है वो इतनी मात्रा में दी जा रही है कि यूक्रेन लड़ तो रहा है लेकिन वो तबाह भी हो रहा है, लेकिन निर्णायक मोड़ पर यह युद्ध पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ करुणा, जनरल सिन्हा ने जैसा भी बताया कि यूक्रेन को पश्चिमी देश उतना ही ऑक्सीजन दे रहे हैं कि वो जिंदा रहे। एक जोक भी है कि अमेरिका यूक्रेन को मरने नहीं देगा
रूस यूक्रेन को जिंदा नहीं रहने देगा। लेकिन करुणा भी हो ये रहा है कि पश्चिमी देशों में थोड़ी सी उहापोह है। कुछ नेटो देश जो हैं वो चाहते हैं कि इस युद्ध में अब उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। अमेरिका में भी अब एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद कम कर देनी चाहिए। तो शायद आस्ते आस्ते ज़ेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश की जा रही है थोड़ा कम मदद देकर कि आप बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। हाँ, युद्ध लड़ते रहें, लगातार युद्ध लड़ते रहें, लेकिन गलती से भी रूस पर प्रहार ना करें। ज़ेलेंस्की भी इस बात को समझ गए हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से इसीलिए वो अभी क्रीमिया पर या अपना जो स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे थे उसको फिलहाल रोक के रखे हुए हैं। लेकिन क्रीमिया में सेवेस्तोपोल पर जो हमला हुआ है वो कई बड़े संकेत देता हुआ भी नजर आ रहा है कि ये पावर, ये शक्ति आखिर ज़ेलेंस्की को कहां से मिल रही है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। सद्दाम हुसैन की तरह होगा पुतिन का अंजाम, दुनिया भर में अलग थलग पड़ जाएंगे पुतिन। ये ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं सहयोगियों की मदद से जंग को जीत जाएगा यूक्रेन, इस बात का भी दावा। तो सवाल है कि ज़ेलेंस्की की इतनी बड़ी धमकी, इतनी बड़ी बात, इसका मतलब क्या है? पुतिन की तुलना वो सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, तानाशाह सद्दाम हुसैन से। तानाशाह सद्दाम हुसैन की क्या हालत हुई थी ये भी पूरी दुनिया ने देखा था। उस वक्त ये सबसे बड़ी बहस का विषय बन गया था। लेकिन ज़ेलेंस्की अगर सद्दाम हुसैन से पुतिन की तुलना कर रहे हैं तो क्या ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में, इस निर्णायक युद्ध में पुतिन का अंत निश्चित है? देखते हैं कि पुतिन को लेकर ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ कहा है। आपको बिग वॉल के जरिए वो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे जो कहा है ज़ेलेंस्की ने। पुतिन उसी तरह से हारेंगे जैसे कि सद्दाम हुसैन हारे थे। ये देखिए, पुतिन का सद्दाम जैसा हश्र, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन उसी तरीके से हारेंगे जैसे कि सद्दाम हुसैन की हार हुई थी। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं वो। पुतिन अपने देश के लिए नहीं, खुद अपने लिए लड़ रहे हैं। दुनिया भय में है कि पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कई बार रशिया के और पुतिन के बयान से ऐसे संकेत भी मिले हैं। हम बहुत जल्द अपनी जमीन मुक्त कराने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिसकी बात कही जा रही है 30 अप्रैल। पुतिन यूक्रेन में जीत गए तो यही नहीं रुकने वाले, खतरा पूरे यूरोप पर होगा। यानी कि यूरोप को भी वो आगाह कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि रोक लो पुतिन को। रूस नाजी के तौर तरीकों को अपना रहा है और देखिए हजारों यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस ले जाया गया है। सुमित झा जी, ये सद्दाम हुसैन से तुलना, ये कहना क्या चाह रहे हैं? और साथ ही साथ यूरोप देशों को भी वो डरा रहे हैं कि अगर रूस को और पुतिन को यहां नहीं रोका तो आपका भी अंत निश्चित है। दो बातें जो आप कह रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन की स्थिति होने वाली है पुतिन का। अब इस तरीके से का वक्तव्य देके वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, बड़ी विचित्र सी बात है। दो सिमिलर सिचुएटेड केसेस हो तो समझ में आती है बात कि हाँ, यहाँ जो इराक की बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन की, वो वहाँ पर अमेरिका ने आक्रमण किया था, उसके बाद उसकी जो स्थिति हुई थी, जो जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ। दूसरी बात यह है कि इसलिए वो सिमिलर सिचुएटेड केस है नहीं। दूसरी बात यह है कि फिर वो ये भी कह रहे हैं, उसी सांस में ये भी कह रहे हैं कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो उनकी स्थिति और नाटो देशों के लिए, यूरोप के लिए बड़ी चिंता के विषय हो जाएगा। कुल मिलाकर वो अपने आप को एक सेफ जोन में रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो ये दिखाने की कोशिश कर सके कि मैं विक्टिम, कुल मिलाकर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर। ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करें। कर्नल अनुराग शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे, वो ये भी बोल रहे हैं इसी बयान में कि पश्चिम की मदद से, नाटो की मदद से यूक्रेन इस युद्ध को जीत जाएगा। ये कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? क्योंकि पश्चिम का इंटेंशन क्या है वो तो हम देख भी रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जो इनकी स्टेटमेंट है ये अपने ही डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए दी गई है, ना कि विश्व के किसी पावर के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो किसी तरह से रशिया को चैलेंज कर सकें। और जैसे जैसे खबरें आती जा रही हैं कि ना तो उनके पास हथियार आ रहे हैं, ना एमुनेशन आ रहा है, ना उनके पास कोई किसी तरह की बड़ी मदद आ रही है, तो किसी भी तरह से युद्ध लड़ने में वो सक्षम नहीं है। तो अपनी जो बची कुची लैंड जो है उसको ही सेव कर पाए, यही बड़ी बात है। तो इस तरह का कोई ऐसा बयान सीरियसली नहीं लेना चाहिए और कंपैरिजन तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल, आपको यानी गंभीरता कम नजर आती है ज़ेलेंस्की के इस बयान में, जिसमें वो पुतिन की तुलना सद्दाम हुसैन से करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए एक और अहम खबर है, यूक्रेन पर रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगा है। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले कर दिए हैं। जंग के बीच यूक्रेन की सेना डोनेस्क की ओर आगे बढ़ी है। डोनेस्क के बाहरी इलाकों में हमले से
भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं जो डोनेट्स्क से सामने आई हैं। बाखमुत पर एक तरह से रूस का कब्जा हो चुका है और डोनेट्स्क में हमले बढ़ा दिए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। सिन्हा साहब, कल ये खबर सामने आई कि बाखमुत अब ज़ेलेंस्की के हाथ से गया, इसके बाद बाखमुत से आगे बढ़कर अवदीवका पर रूस अब कब्जा करने की कोशिश करेगा और ऐसे में इसी रीजन में तनाव का बढ़ना, यूक्रेन की तरफ से हमलों का बढ़ना, डोनेट्स्क में क्या कह रहा है? देखिए, आर्मी की एक स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक्स होती है, स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे जी। कि जब आप एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ ग्राउंड सिक्योर कर लेते हो, जीत लेते हो, तो उसको ब्रिज हेड की तरह इस्तेमाल होता है। ब्रिज हेड मतलब उसको एक बेस बना के फर्म बेस बना के आगे आप ऑफेंसिव बढ़ाते हो। वही रूस कर रहा है। जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है उसको, डोनेट्स्क का, लुहांस्क है, उसका तो उसने उसके कब्जे में ले रखा है। इनिशियल एम उसका पूरा हो गया। अब इस क्षेत्र को ब्रिज हेड बना के अब बाखमुत पे भी वो सफल हो रहा है। अब वो अपने ऑफेंसिव को गति देगा टुवर्ड्स कीव। ये है, और जैसे जैसे सलामी स्लाइसिंग करके धीरे 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 बढ़ता जाएगा कीव की तरफ, तो यूक्रेन का खतरा और बढ़ता जाएगा। और मुझे एक 30 सेकंड और मेरा विश्वास है कि यूरोप डिवाइडेड यूरोप है। यूक्रेन को फुली सपोर्ट किया जाए न किया जाए, आर्थिक व्यवस्था जो डवाडोल हो रही है, तो बहुत किंतु परंतु माइंड्स में हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज की लीडरशिप में। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेनी फौज का रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। रूसी मोर्टार ब्रिगेड पर यूक्रेन ने यहां पर हमला बोला है और यूक्रेनी हमले के बाद रूसी ब्रिगेड को यहां से पीछे हटना पड़ा है। ये देखिए तस्वीरें, ये ड्रोन से ली गई विध्वंसक तस्वीरें आपके सामने। यूके देवनाथ सर, ये इस तरह की तस्वीरें तो पिछले 1 साल से आ रही हैं कि कहीं पर टैंक पर हमला, कहीं उस जगह पर हमला, कहीं उसके डिफेंस सिस्टम पर हमला। लेकिन जो बात आपने पहले कही थी कि भाई उतनी ही ऑक्सीजन देंगे जितनी जरूरत है, ना तुम्हें जीने देंगे ना मरने देंगे, लेकिन जंग चलती रहेगी, तो ऐसे में तो निर्णायक बड़ा तो रूस ले लेगा। प्रत्युष, एक देखने वाली बात जो है, जो कि आपने भी अभी बताई, कि इस युद्ध में रूस तो कभी हारेगा नहीं। देखिए, ये सोचना कि यूक्रेन रूस को हरा देगा वो संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है यूक्रेन के पक्ष से कि वो रूस को और आगे ना बढ़ने दे। तो अभी जो है पश्चिमी ताकतें उतनी ही मदद दे रही हैं कि लेकिन सर कहीं तो जाकर ये सिलसिला रुकेगा। कितने साल तक थोड़ी मात्रा में आप हथियार देते रहेंगे? जंग को कितना लंबा खींच सकते हैं? ये नेटो देश, पश्चिमी कंट्री, कितना 3 साल 4 साल 5 साल, इतना लंबा तो जंग नहीं चलेगा सर। हाँ, एकदम। अभी कल की ही ऐसी खबरें आ रही थी कि नेटो देशों ने 10 लाख आर्टिलरी और आरपीजी, हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद देने का 10 लाख संख्या में एक डिसीजन लिया है। तो एक बैटल में जब भी शुरू होती है, एक बैटल में करीबन 50,000 राउंड फायर हो जाते हैं। तो अगर ये 10 लाख वेपन्स जो हैं, छोटे छोटे हथियार मिल जाते हैं यूक्रेन को, तो वो करीबन 20 बैटल्स फाइट कर सकता है। 20 बैटल का मतलब है कि यूक्रेन के पास अभी 4 महीने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन है। ठीक बात है, और हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है यूक्रेन को। 30 देश एक तरफ, रूस एक तरफ। फिलहाल ये नजर आ रहा है, ये कहानी इस जंग की नजर आ रही है। ऐसे में एक और अहम खबर है, युद्ध पर पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं तमाम देश। विश्व ने 1 साल में युद्ध में फूंक दिए $2.24 ट्रिलियन। जी हां, यूक्रेन और रूस के सैन्य खर्चों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। अमेरिका का मिलिट्री खर्चा भी करीब 2.5% बढ़ गया है। स्टॉकहोम थिंक टैंक का ये सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जो बताने के लिए काफी है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की कैसी होड़ सी मच गई है। तो देखिए किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लगातार यूक्रेन को जो सप्लाईज दी जा रही, मदद दी जा रही है। हालांकि इसका विरोध इन देशों में हो भी रहा है। हमने तस्वीरें देखी, जर्मनी की, फ्रांस की सड़कों पर लोग उतरकर इसके खिलाफ, युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं। और अब जो स्टॉकहोम की रिपोर्ट के जरिए खुलासा हो रहा है, वो क्या बतला रहा है? क्योंकि हम तबाही तो एक देख रहे हैं युद्ध की, लेकिन वो क्या आर्थिक तबाही को पैदा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए दुनिया भर के देशों ने किस तरह से
युद्ध में पानी की तरह पैसा बहाया। इसके कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। ये आंकड़े आपके सामने, आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ है पिछले 1 साल में। विश्व का सैन्य खर्चा पिछले 1 साल में 3.7% बढ़ गया। और तो कहा यह भी जा रहा है कि मंशा भी यही थी। विश्व ने मिलिट्री पर 2.24 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का जो खर्चा है वो किया है। यूक्रेन का सैन्य खर्चा 2022 में 640% बढ़ गया। इसके साथ ही रूस का जो सैन्य खर्चा है पिछले 1 साल में वो 9.2% बढ़ा है युद्ध की वजह से। पूरे यूरोप की बात की जाए, पूरे यूरोप का जो सैन्य खर्चा है वो 1 साल में 13% तक बढ़ गया है। इस हिसाब से बेहिसाब पैसा बढ़ाया गया है। अमेरिकी डिफेंस बजट का 2.3% यूक्रेन की मदद पर खर्च हो रहा है। खबर यह भी है यूक्रेन को सबसे अधिक सैन्य मदद अमेरिका से ही मिल रही है। डॉक्टर सुमित, मेरा सवाल आपसे यही है कि हमने देखा यही जो सैन्य खर्चा बढ़ाया गया, इसका खामियाजा भी तो इन देशों के, इन मुल्कों की जो जनता है वो भुगत रही है। उसका असर देखने को भी मिल रहा है। महंगाई को लेकर, तमाम चीजों को लेकर विरोध भी हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन तो तबाह हो ही रहा है, आने वाले वक्त में ये जो बेतहाशा पानी बहाया जा रहा है युद्ध में, ये बड़ी आर्थिक तबाही को भी लेकर आ जाए? निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन में जो तबाही है वो तो हम देख ही रहे हैं इस युद्ध के माध्यम से। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ सालों से, खासकर कोल्ड वॉर के बाद से, जो एक स्थिति बन रही थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि शांति की बात की जाए, सैन्य ताकतों पर कम खर्चा किया जाए, इस युद्ध ने पूरे दुनिया को एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां एक के बाद एक देश, बड़ा हो या छोटा हो, सब अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और ये एक निश्चित रूप से चिंता की विषय है, इसलिए भी कि जब ये सैन्य ताकत बढ़ाने की बात की जा रही है देशों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब ये भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ देश जो कभी कल को ये छोड़ दिए थे कि हमें एटॉमिक पावर बनना है कि नहीं, अब वो ये भी सोचने के लिए विवश हो रहे हैं, गाहे बगाहे, कि उन्हें एटॉमिक पावर बनना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो ये सिर्फ दुनिया भर के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी दुनिया, मानव समाज, सभ्यता जो है उसके ऊपर एक बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। ये बड़ी सबसे बड़ी चिंता का। बिल्कुल, आर्थिक तबाही की आहट जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लौटते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। ब्लैक सी में यूक्रेनी अटैक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। रूस किसी भी वक्त कर सकता है बड़े हमले। ब्लैक सी अटैक के बड़े बदले की तैयारी में है पुतिन। एक साथ यूक्रेन में कई जगहों पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। सेवेस्तोपोल में अटैक का पुतिन लेंगे बदला। देखिए, जिस बात के आसार जताए जा रहे थे सेवेस्तोपोल में ताजा हमले के बाद, अब वो खबर हमारे सामने है। जानकारी ये मिल रही है कि रूस बड़े पैमाने पर इस हमले का बदला ले सकता है। सिन्हा साहब, ये जो किया गया है यूक्रेन की तरफ से, इसका अंजाम क्या हो सकता है? ज़ेलेंस्की को भुगतना क्या पड़ सकता है जिस तरह से रूस का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है सेवेस्तोपोल अटैक के बाद? यदि लोमड़ी शेर को भड़काए तो लोमड़ी की क्या हालत होगी? वही ज़ेलेंस्की का है, वो शेर को भड़का रहा है। ये सब पंगा लेने की क्या जरूरत है? नेगोशिएटिंग टेबल पे लाओ। तुमने तो यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अब जो बचा खुचा है उसको तो संभालो। नेगोशिएटिंग टेबल पे लाओ, ऑनरेबल एग्जिट लो, शांति लाओ, रिस्ट्रक्चर करो यूक्रेन को। लेकिन लोमड़ी को अपना घर भी तो बचाना है, वरना शेर आएगा, लोमड़ी को खा जाएगा, घर पर कब्जा कर लेगा। नहीं, लोमड़ी घर कैसे बचाएगी? शेर के सामने खड़ा होने से थोड़ी बचेगी। मतलब सरेंडर कर दे एकदम। तो यूके देवनाथ सर, लोमड़ी को टेबल पे लाओ। लोमड़ी तो सबसे चालाक मानी जाती है, तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की को, अगर आप लोमड़ी से तुलना कर रहे हैं तो लोमड़ी को भी पता है कि उसको बेवकूफ बना रहे हैं नेटो देश और पश्चिमी कंट्री। हाँ, अब प्रत्युष, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि राजा को जब पता लग जाए कि युद्ध हारने वाला है, तो वो इज्जत के साथ दुश्मन के साथ समझौता कर लेता है और अपने राज्य को और अपनी प्रजा को बचा लेता है। यही राजा का कर्तव्य है। लेकिन वो गुंजाइश नजर आती है क्या? समझौते की गुंजाइश नजर आती है? समीर, एक दिन में हो जाएगा। अगर आज अमेरिका गोला बारूद जो दे रहा है, अम्युनिशन जो दे रहा है, वो थोड़ा सा स्लो कर दे, कल ही ज़ेलेंस्की टेबल बिछाकर, अपना सफेद चद्दर बिछाकर, अपना पेन लाकर साइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। और कर्नल अनुराग शुक्ला, जब लोमड़ी और शेर का जिक्र हो रहा है, तो जब लोमड़ी ने सेवेस्तोपोल पर हमला करके शेर को छेड़ ही दिया है, और शेर ने पहले लोमड़ी को वार्न किया था कि अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत बुरा तुम्हारा अंजाम होगा। क्या अंजाम आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ एक युद्ध है। रशिया ने कई बार बोला है कि
हमारी धरती पर अगर अटैक हुआ, जैसे क्रीमिया को वो अपना धरती मानता है, तो कह रहे हैं हमारी धरती पर अटैक हुआ तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। पिछली बार जब उन्होंने ब्रिज पे अटैक किया था, उसके बाद किस तरह का हमला रशिया ने किया था, ये सबको याद है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सोच समझ के हमला करना चाहिए था, और अगर हमला कर दिया है तो वो शायद इस चीज़ के लिए तैयार हैं। वो कहीं ना कहीं से एस्केलेट करना चाहते हैं इस युद्ध को। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं, जिसको दबाने के लिए वो युद्ध को किसी और डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई सारे स्पेकुलेशन। लेकिन ये बाखमुत हाथ से जाने का भी तो बदला हो सकता है ज़ेलेंस्की की तरफ से। बाखमुत पर अब एक तरह से कंट्रोल रूस का होता हुआ नजर आ रहा है। 5-10% हिस्सा ऐसा है जहां पर यूक्रेन का कंट्रोल बचा है। तो बाखमुत हाथ से जाने का बदला भी तो लिया जा सकता है सेवेस्तोपोल से। बदला लेने का मतलब होता है इक्वल थ्रस्ट से आप उस पर अटैक करें। यहाँ इक्वल थ्रस्ट तो है नहीं, सिर्फ एक ड्रोन या दो ड्रोन गए जिन्होंने ड्रॉप किया कुछ। सिन्हा सर, क्योंकि बाखमुट का भी जो जिक्र हो रहा है, इसी पर आपसे सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी यूक्रेन को लग रहा है कुछ गुंजाइश बाखमुट में बाकी है, तो सेवेस्तोपोल की तरफ हमला करके क्राइमिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए और फिर वहां पर इसका फायदा उठाया जाए बाखमुट के फ्रंट पर? आर्मी में इसको डाइवर्सिटी टैक्टिक्स कहा जाता है। यदि आपका फोकस पॉइंट ए पे है तो पॉइंट बी पे आप टेंशन जनरेट करो ताकि दुश्मन का ध्यान पॉइंट बी पे जाए और पॉइंट ए पे आप सफल हो जाओ। ये डाइवर्सिटी टैक्टिक्स है। तो यदि यूक्रेन अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है शिफ्ट कर रहा है क्रीमिया की तरफ और ब्लैक सी की तरफ, तो ये मान के चलिए कि वो, और ये गेम वो पहले खेल चुका है। आप बाखमुत के जो उसको सफलता मिली थी काउंटर अटैक में, वो एक गेम खेल चुका है। उसने दिखाया कि साउथ में वो ऑफेंसिव जा रहा है और फिर तुरंत शिफ्ट किया और नॉर्थ में ऑफेंसिव चला गया और रूस इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो यही मुझे लगता है डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। इसका मतलब है कि नॉर्थ में यूक्रेन कुछ तैयारी कर रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है बाखमुत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से बैकअप मिल रहा है तमाम नाटो कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को, उसके चलते ये आसार अभी भी बने हुए हैं कि यूक्रेन की तरफ से भी कुछ बड़ा और हो सकता है सेवेस्तोपोल में हुए अटैक के बाद भी।